इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी बर्बाद होती जा रही है। ये गेम वैसे बहुत फन है। मेरी समझ में नहीं आता भाई, इंडियन गेमर्स इन गेम्स को क्यों ट्राई नहीं करते। Why there is no Indian gaming community? इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी अपने सबसे वर्स्ट स्टेट में है। क्या हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है भी? कुछ समय पहले इंडिया के टॉप गेमर्स को मौका मिला था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के गेमिंग के बारे में उनसे बात करने का। एंड ये देख कर मुझे रियलाइज हुआ कि गेमिंग को जितनी इज्जत आज मिल रही है, कुछ सालों पहले तक उसको बच्चों के लिए एक एस्पिरेशनल लग्जरी और पेरेंट्स को सिर्फ एक टाइम वेस्ट और बच्चों का दिमाग खराब करने वाली चीज माना जाता था। अगर 1-2 घंटे से ज्यादा या फिर कहीं गेमिंग पार्लर जाके बच्चे गेम खेल लेते थे तो घर पे मार पड़ना निश्चित था। लेकिन आज छोटे लोग हो या बड़े लोग हो, गेमिंग में सबका इंटरेस्ट है और दिन के घंटे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आर्मी के जवानों तक में पबजी जैसे गेम को इतना खेला जाने लगा कि आर्मी को खुद उस पर बैन लगाना पड़ा। बहुत एक्सट्रीम केसेस सामने आए कि लोग गेम से इतना एडिक्ट हो गए थे कि उनके साथ कहीं दर्दनाक हादसे हुए। बच्चे अपने पेरेंट्स की जमा करी हुई सारी संपत्ति गेम्स पे लगा देते थे। कंपनी स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट को कैटर करने के लिए गेम्स बनाने लग गई। मोबाइल कंपनियां स्पेसिफिक मोबाइल्स लॉन्च करने लग गई। एंड असली सवाल तो ये है कि इस देश में जिसमें लोगों को, जनता को गेमिंग का जी भी नहीं पता, उसमें गेमिंग का इतना बड़ा एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, शौक आया कैसे? वहां इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कैसे बनी कि इंडिया का गेमिंग मार्केट आज इतनी वर्थ का है? इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट और स्मार्टफोन यूजर्स हैं। एंड एक तरफ जहां इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है देश के बड़े बड़े गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स और गेमर्स को, जैसे मोर्टल, थग, गेमर फ्लीट, डायनामो जैसे लोग जिन्होंने इंडिया की जनता को गेमिंग से अवेयर कराया। कुछ ने इंडिया को, इंडियन गेमर्स को ई स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करा, तो कुछ ने इंडियन गेमर्स को साथ लाके उनके साथ काम करना शुरू करा। लेकिन फिर क्यों आज अगर तुम इंडियन कम्युनिटी के बारे में लोगों के ओपिनियंस यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो तुम्हें सिर्फ यूट्यूब कम्युनिटी की बुराई देखने को मिलेगी। क्यों इतनी बड़ी ऑडियंस के बाद, इतने बड़े यूजर बेस के बाद भी इंडियन गेमिंग को अच्छा नहीं माना जाता? जिस लेवल पर इंडिया के बाहर गेमिंग का कल्चर है, AAA गेम्स, कंसोल गेम्स, पीसी गेम्स, इतनी बड़ी ऑडियंस होने के बाद भी इंडिया में वो कल्चर क्यों नहीं आ पाया? इंडिया में गेमिंग की शुरुआत कैसे हुई? क्या हिस्ट्री है? क्या कॉन्टेक्स्ट है? गेमर्स, ऑडियंस, कंपनीज का क्या रोल है एक अच्छी गेमिंग कम्युनिटी बनाने में? और क्यों गेमिंग सिर्फ एक मींस ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंडिया के लिए उससे बहुत बड़ी चीज है? एंड फाइनली क्यों इंडिया गेमिंग कम्युनिटी की आज को इज्जत नहीं करता? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अलग अलग टॉपिक पर अक्सर ऐसी एनालिसिस वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक करो। एंड शुरुआत करते हैं ये जानकर कि इंडिया में गेमिंग की शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी खराब कैसे हुई उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि गेमिंग इंडिया में आया कब और कैसे। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की तरह ही इंडिया में गेमिंग की शुरुआत 1980s में होती है। उस समय ज्यादातर कॉइन ऑपरेटेड मशीन हुआ करती थी जो आपको आर्केड पार्लर्स में देखने को मिलती हैं। आर्केड गेम्स जैसे पैकमैन, डोंकी कॉन्ग, स्पेस डिफेंडर इंडिया के मार्केट में इंट्रोड्यूस करे गए। एंड 90s आते आते टेकन और स्ट्रीट फाइटर जैसे गेम्स भी लोगों को इन पार्लर में देखने को मिल जाते थे। साथ ही में मिडिल क्लास और अपर क्लास इंडियंस के घर में गेम्स देखने को मिलते थे। 1990s में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम, जो जापान की एक वीडियो गेम कंपनी है, निंटेंडो द्वारा बनाई गई है, उसके क्लोन्स इंडिया में पॉपुलर होने लगे। अब क्लोन्स क्यों और असली निंटेंडो क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि निंटेंडो ने कभी इंडिया में अपना मार्केट बनाना नहीं चाहा। उन्होंने ऐसा क्यों करा इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन इन क्लोन्स की बात करें तो बिल्कुल निंटेंडो के कंसोल्स की तरह ये गेम्स भी कार्ट्रिजेस पर चलते थे और हर कार्ट्रिज में बहुत सारे क्लासिक गेम जैसे सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, तुम्हारे बचपन के वो सारे गेम जो तुम्हें आज नॉस्टैल्जिया देते हैं, हैंडहेल्ड टाइप, कंट्रोलर टाइप, पॉकेट फैमी, कंप्यूटर टाइप, ऐसे बहुत तरह के NES के क्लोन्स आपको मार्केट में मिल जाते थे। और इन कंसोल्स को इंडिया के घर घर में पहुंचाने का बहुत बड़ा हाथ रहा है इंडिया के बाजारों का। When did you start the store? Long back, maybe more than 30 years. दिल्ली में पालिका बाजार, लाजपत राय मार्केट, नेहरू प्लेस मार्केट, चांदनी चौक मार्केट, ऐसे कुछ इनफॉर्मल हब हुआ करते थे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको अटारी, सेगा, प्लेस्टेशन के क्लोन कंसोल्स बहुत आसानी से दे सकते थे। यहाँ ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स क्लोन्स के ऊपर बार्गेन करा करते थे। गेमिंग कंसोल्स की जानकारी जैसे कौन सा कंसोल्स है, कौन से गेम्स है, क्या शेल्फ लाइफ है, किसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब इन्हीं मार्केट से पता चलता था। लेकिन ये मार्केट सिर्फ पायरेसी, क्लोन्स और अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिए नहीं जाने जाते थे। इनका बहुत बड़ा रोल था इंडिया का गेमिंग कल्चर बढ़ाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे ये इनफॉर्मल से मार्केट इंडिया का गेमिंग कल्चर बढ़ाने में सबसे आगे बढ़ गए। क्योंकि ये सारे बाजार ना गेमर्स के लिए, जो पैशनेट है गेम्स के लिए, एक गैदरिंग स्पॉट की तरह काम करते थे, जहां गेमर्स सोशली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे, गेम्स के बारे में बात कर सकते थे, गेम्स खरीद सकते थे, बेच सकते थे, गेम के ट्रिक्स और चीट कोड शेयर कर सकते थे। एंड इंडिया में निंटेंडो जैसी
बड़ी गेमिंग कंपनीज की सपोर्ट के बावजूद इन्हीं मार्केट्स की वजह से इंडिया में गेमिंग कल्चर बढ़ता चला गया। लेकिन कुछ समय बाद इनकी पॉपुलैरिटी घटने लगी एंड मिड टू लेट 90s आते आते इंडिया में कंप्यूटर्स की, पर्सनल कंप्यूटर्स की सेल्स इन कंसोल से ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने इन 8-बिट कंसोल्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि लोग अब अपने कंप्यूटर्स में सारे गेम इंस्टॉल कर सकते थे। इसी के साथ इन कंसोल्स के ऑफिशियल चैनल्स ने इंडियन मार्केट को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। 2000 में प्लेस्टेशन 2 और इसके बाद बाकी वर्जन पॉपुलराइज होना शुरू हो गए थे जिनको वारंटीज और आफ्टर सेल्स सपोर्ट के साथ कंपनी मार्केट में सेल करा करती थी। तो गेमिंग डायनामिक्स में इस शिफ्ट की वजह से इन बाजारों का रोल बदल गया। उनको देखे जाने लगा नॉट एज अ प्लेस जहां पे आप बाहर की दुनिया के गेम्स इंडिया में खेल सकते हो, बट एज प्लेसेस जहां पे आप पुराने गेम्स, क्रैक्ड कंसोल, सेकंड हैंड गेम्स अपने लिए ले सकते हो। एंड आज तक ये बाजार उन रेट्रो गेमर्स, उन शौकीन लोगों को केटर करते हैं जो पुराने हार्डवेयर, पुराने गेम्स, पुराने कंसोल्स की खोज में रहते हैं। एंड भाई 2000 में जैसे जैसे पीसी की और कंसोल्स की अवेलेबिलिटी और पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, उसी टाइम पे इंडिया में साइबर कैफेज, गेमिंग पार्लर्स का राइज होने लगा। ऐसा इसलिए बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए पीसीज, कंसोल्स एक लग्जरी थे और ये साइबर कैफेज और गेमिंग कैफेज कंसोल और सिस्टम के साथ साथ इंटरनेट एक्सेस भी प्रोवाइड करते थे जो 2000s में आम जनता के लिए बहुत महंगा होता था। इन्हीं कैफेज में अक्सर लोकल कंपटीशन हुआ करते थे जहां गेमर्स आते थे, आपस में compete करते थे, प्राइजेस जीतते थे। 2006 में 1 लाख से ज्यादा साइबर कैफे हो चुके थे इंडिया में, जिनमें से 40% ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए यूज किए जाते थे। 2008 आते आते ये नंबर 2 लाख तक पहुंच गया। यहां तक कि गेमिंग की पॉपुलैरिटी इंडिया में इतनी बढ़ने लगी थी कि गेमिंग डेवलपर्स ने इंडिया में खुद अपने गेम्स बनाने शुरू कर दिए। इंडिया में पहला PS2 गेम था हनुमान द बॉय वॉरियर, व्हिच वाज फॉलोड बाय डॉन 2, जो कि शाहरुख खान की मूवी पर बेस्ड था। लेकिन 2008 के बाद अचानक कुछ ऐसी चीजें हुई जो साइबर कैफे कल्चर इंडिया से लगभग गायब सा हो गया। साइबर कैफेज में बहुत सारे आईटी रूल्स और रेगुलेशन लगने के कारण साइबर कैफेज में डिक्लाइन देखने के लिए मिलने लगा एंड 2017 तक साइबर कैफेज का नंबर गिन के 50,000 तक हो गया। एंड इसीलिए इंडिया की वो गेमर जनता जो कभी अपना कंसोल, अपना पीसी शायद ओन नहीं कर पाई थी, जो गेम खेलने के लिए साइबर कैफे और गेमिंग पार्लर जाते थे, उन्होंने अपने पीसी और कंसोल को खरीदने की भी जरूरत ही नहीं समझी एंड इसी की वजह से इंडिया में राइज हुआ मोबाइल गेमिंग का। अब मोबाइल गेमिंग का राइज समझने के लिए, जो इंडिया के इतने बड़े गेमिंग ऑडियंस का नंबर जस्टिफाई करता है, उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इंडिया में गेम्स को हमेशा एज अ टाइम पास, ब्रेक, एंटरटेनमेंट, टाइम वेस्ट की तरह देखा जाता था। क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल क्लास जनता बहुत इकोनॉमिकली हम्बल बैकग्राउंड से आती है, इसलिए ना तो वो इतने अवेयर हो पाते थे गेम्स के बारे में, ना उसके कल्चर को समझ पाते थे। खास करके इंडियन पेरेंट्स के लिए, जिनके लिए गेमिंग कोई टबू से कम नहीं था। गेमिंग से बच्चे बिगड़ते हैं, टाइम वेस्ट है, दिमाग खराब करता है गेम, ये बहुत कॉमन बिलीफ्स थे और इसी की वजह से गेमिंग कुछ बड़े शहरों के चुनिंदा घरों तक सीमित रह जाती थी। क्योंकि इस बड़े गैप की वजह से इंडियन ऑडियंस और गेमर्स ये नहीं समझ पाए कि जो एक्सपीरियंस आपको गेमिंग एज अ मीडियम देता है वो बहुत ही एडिक्टिव होता है। इसीलिए जब इंडिया में बढ़ोतरी हुई मोबाइल फोन्स की, जैसे अर्ली 2000s में जो बटन वाले मोबाइल्स में टेट्रिस, स्नेक जैसे गेम्स थे, वो बदलकर 10 साल में स्मार्टफोन्स में आज तक के खेले जाने वाले गेम्स बन गए। 2009 में आया एंग्री बर्ड्स, 2010 में फ्रूट निंजा, 2011 में टेंपल रन, 2012 में सबवे सर्फर्स, ऐसे कुछ मोबाइल गेम्स जो या तो फिजिक्स या फिर प्लेयर्स के तेज रिएक्शन टाइम पर बेस्ड थे, जो आपको एक इजी एक्सेस देते थे, आपके अच्छी परफॉर्मेंस में आपको एक फील गुड फीलिंग देते थे, आपको सिमुलेट करते थे, गेम्स के अंदर रिवॉर्ड्स होते थे, जैसे कैंडी क्रश जो फ्रीमियम मॉडल पर बेस्ड था, आकर पूरे देश को डोमिनेट कर दिया। फ्रीमियम मॉडल का मतलब है कि गेम तो फ्री होगा खेलने के लिए, लेकिन गेम का एड फ्री वर्जन या और एक्सेसरीज को खरीदने के लिए आपको पैसे देने होंगे। वो पैसे देकर आप अपना एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हो एंड यही प्रीमियम मॉडल्स गेम्स के लिए क्यों बुरा है उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंडी क्रश शायद ऐसा पहला गेम था जिसने बच्चों से ज्यादा, एक यंग ऑडियंस से ज्यादा, बड़े लोगों का, अडल्ट्स का, बुजुर्गों का मार्केट बच्चों से तेज कैप्चर करा। एंड 2012 के बाद से ये सिंपल से गेम्स और कॉम्प्लेक्स और इंटेंस होते जाते हैं। सुपरसेल द्वारा निकाला गया क्लैश ऑफ क्लैंस पहला ऐसा फेमस स्ट्रेटजी बेस्ड गेम रहा जो मल्टीप्लेयर एस्पेक्ट को यूज करता था और सोशल एंगेजमेंट पर हेवीली रिलाई करता था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर तुम उस एरा से निकले हो तो तुम भी बता सकते हो मुझे कमेंट्स में कि तुम्हारा फेवरेट मोबाइल गेम उस टाइम कौन सा था। लेकिन यही वो टाइम था जब मोबाइल गेम्स ने कंसोल गेम्स, पीसी गेम्स से ज्यादा पैसे बनाने शुरू कर दिए। जैसे सितंबर 2014 तक क्लैश ऑफ क्लैंस ऑलमोस्ट दिन का $5.15 मिलियन का रेवेन्यू करता था। लोग घंटों इस गेम को खेलते रहते थे और मिड 2000s के बाद से मोबाइल गेम
गेमिंग का फिर एक बार लेवल अप हुआ जब 2016 में आया पोकेमॉन गो, एक ऐसा गेम जो ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके ऑडियंस को रियल वर्ल्ड में वर्चुअल एक्सपीरियंस दे रहा था। अब पोकेमॉन की फैन फॉलोइंग तो इंडिया में पहले से ही बहुत थी, लेकिन ये पहला ऐसा गेम था जिसके लिए लोगों को निंटेंडो को कंसोल नहीं चाहिए था। एंड इसी कारण की वजह से लोगों ने अपने मोबाइल पर इस गेम को डाउनलोड करा। इस गेम का गेम प्ले इतना इनोवेटिव था, इसका कम्युनिटी एस्पेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग इस गेम के पीछे इतना पागल हो गए, किसी वजह से लोगों के एक्सीडेंट्स तक देखने को मिले। पोकेमॉन गो खेलने के चक्कर में हुए हादसों की खबरें दुनिया के कई हिस्सों से आने के बाद हद तो तब हो गई जब इस गेम के चक्कर में ग्वाटेमाला में एक शख्स की जान चली गई और इस गेम को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन करना पड़ गया। एंड तब तक तो क्या, आज तक इतना पॉपुलर कोई गेम नहीं हुआ कि इसकी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में इतनी हो। उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन टू गेन दिस लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी वाज अ गेम दैट यू एंड आई हैव प्लेड फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉल्ड PUBG। उस टाइम बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था कि आप एक रॉयल रंबल गेम, एक बैटल रॉयल गेम जिसमें 100 लोगों को एक आइलैंड पर बिना किसी रिसोर्स के साथ छोड़ दो एंड प्लेयर्स को गन्स, हेल्थ पैक कलेक्ट करनी होंगी, लूट्स होंगी, टीम को कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना, स्ट्रेटेजाइज करना, ऑल वाइल बीइंग जस्ट अ मोबाइल गेम जिसको कोई भी कहीं भी खेल सकता था। PUBG का लाइफ टाइम रेवेन्यू एक पॉइंट पर $3 बिलियन था, जिसमें से इंडिया का कंट्रीब्यूशन अकेले बहुत ज्यादा था। इस बैटल रॉयल के कॉन्सेप्ट पर और बहुत मोबाइल गेम्स बनी और चली भी। BGMI, अरीना, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे गेम्स में बाकी मोटिवेशन के साथ गेम को लाया गया। एंड क्योंकि इंडिया में सडनली इतना एक्सपोनेंशियल राइज आया स्मार्टफोन्स का, इंटरनेट का, तो देखते ही देखते गेमिंग जो एक समय पर टबू माना जाता था, बड़े बुजुर्गों की समझ में नहीं आता था गेम खेलने से क्या मजा मिलता है, वो सडनली सबको समझ आने लग गया था, which also unsurprisingly gained a big boost because of lockdown। लेकिन लॉकडाउन से पहले तक भी इंडियन जनता में गेमिंग के लिए रिस्पेक्ट नहीं बनी थी। उनको समझ थी कि गेमिंग आपको किस लेवल की खुशी दे सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट गेम्स के मामले में तब बननी शुरू हुई जब लोगों को दिखा कि गेमिंग में कितना पैसा है, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है ई स्पोर्ट्स और यूट्यूब गेमिंग का। जैसे 2015 में भी क्लैश ऑफ क्लैंस के लोकल टूर्नामेंट हुआ करते थे, लेकिन ई स्पोर्ट्स को असली ब्रेक थ्रू PUBG मोबाइल की लॉन्च से मिला, जिसकी वजह से इंडिया में ई स्पोर्ट्स के लिए एक सिग्निफिकेंट मार्केट एस्टैब्लिश हो गया। PUBG मोबाइल क्लब ओपन 2000 इंडिया फाइनल्स में कुछ ऐसे प्लेयर्स और गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स फीचर करे जो बाद में चलकर इंडिया के ई स्पोर्ट्स टीम और ऑर्गेनाइजेशन के बैकबोन बन गए। यूट्यूबर जैसे मॉर्टल, स्काउट, थक के बारे में लोगों को जानने के लिए मिला, जिन्होंने अपना करियर गेमिंग के अराउंड ही बना लिया। एंड ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा कर सकता है, कम उम्र में इतना बड़ा काम कर सकता है, इसका लोगों को अंदाजा भी नहीं था। इन प्लेयर्स ने इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स और बाकी कोलैबोरेशन से लाखों करोड़ों रुपए बनाने शुरू कर दिए। Indian gamers are making insane money who have reached a certain level. 2021 फरवरी में ट्विटर पर रिकॉग्नाइज ई स्पोर्ट्स इन इंडिया ट्रेंड होने लगा, जिसकी अटेंशन इंडियन गवर्नमेंट को मिली। एंड कुछ हफ्तों बाद इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन ने ई स्पोर्ट्स को एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट भी रिकॉग्निशन दे दिया। इंडिया में अचानक ई स्पोर्ट्स इतनी बड़ी चीज बन गई कि 2020 में 29% रेवेन्यू बढ़ा, प्लेयर्स डबल होकर 6 लाख हो गए और इसी साल में व्यूअरशिप 20 लाख घंटे तक पहुंच गई। इंडिया में सडनली गेमिंग हर तरफ आ गई। हर उस एक इंसान के पास जिसके पास मोबाइल फोन था, एक स्मार्टफोन था, उसके मोबाइल फोन में गेम था। गेमिंग में पैसा, करियर, शोहरत, फेम सब मिल रहा था। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, पेरेंट्स सपोर्ट करने लगे थे। ई स्पोर्ट्स लेवल पर, लोकल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर गेमिंग टूर्नामेंट्स हो रहे थे, लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे थे गेम्स के माध्यम से, रेवेन्यू बढ़ रहा था, प्लेयर्स बढ़ रहे थे, नए नए गेम्स लॉन्च हो रहे थे। लेकिन इस सब के बाद भी एक हिस्सा था जो इस सबसे बिल्कुल खुश नहीं था, एंड वो थी इंडिया की पुरानी गेमिंग कम्युनिटी, जो ये मानती है कि मोबाइल पर खेले जाने वाले आसान से गेम्स वो एक्चुअल गेमिंग को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है। एंड ये कम्युनिटी एंड इस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग इतने खफा थे कि वो उन गेमर्स को जो इंडिया में गेमिंग को इतने आगे लेके गए, उनसे ही नफरत करनी शुरू कर दी। बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। इंडिया में गेमिंग की स्थिति के बारे में डिस्कस करें उससे पहले ये क्लिप्स देखो। प्लेग्राउंड का बाजीगर सबको दिखाऊंगा, राइज ऑफ द लेजेंड्स, ये प्लेग्राउंड 3। ये है इंडिया का एक बहुत पॉपुलर गेमिंग रियलिटी शो कॉल्ड प्लेग्राउंड। शो का ऑब्जेक्टिव है इंडिया के गेमर्स को रिकॉग्नाइज करते हुए इनको एक प्लेटफॉर्म देना जहां वो अपनी गेमिंग स्किल्स दुनिया के सामने शोकेस कर सके। और इसको पॉपुलराइज करने के लिए सहारा लिया गया इंडिया के टॉप गेमिंग क्रिएटर्स का, जैसे कैरी मिनाती, मॉर्टल, टेक्नो गेमर्स एंड एल्विश यादव फॉर सम रीजन। पर गेमिंग के नाम पर इस शो में ये सब होता है। शो के बारे में अगर तुम लोगों से पूछोगे तो अक्सर ये सुनने को मिलेगा कि ये शो गेमिंग के नाम पर सिर्फ क्लाउड लेने के लिए बनाया गया है। ऐसा शो जिसको गेम में आने वाले लोग अक्सर अपने मेन चैनल पर रोस्ट करते हैं। एंड भले ही गेमिंग कम्युनिटी में इस शो को कोई सीरियसली नहीं लेता हो, लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये समझने के लिए कि गेमिंग के नाम पर इंडियन ऑडियंस को जो दिखाया जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, उसको देखकर जो एक्चुअल जेन्युइन अपने आप को गेमर्स कहलाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होती है। क्योंकि प्लेग्राउंड तो उस प्रॉब्लम का एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि गेमिंग कम्युनिटी के मेंबर्स को सबसे पहले तो यही दिक्कत है कि ये मेन स्ट्रीम यूट्यूब
यूट्यूबर्स अपने आप को गेमर्स बुलाते ही क्यों हैं? उनका कहना है कि इन सारे गेमर्स को खुद को बस एक गेम का एक्सपर्ट प्लेयर बनाना चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम गेमर्स गेम्स खेलने और एक्सप्लोर करने के बजाय ज्यादातर उसी गेम पर फोकस करते हैं, उसे ही खेलते हैं जो या तो ट्रेंड में होता है और उनको ज्यादा से ज्यादा व्यूज, ऑडियंस, मेंबर्स लेके आ सकता है। और अक्सर ये गेमर्स अपने अपने कुछ गेम्स के लिए पॉपुलर होते हैं, जैसे गेमर फ्लीट माइनक्राफ्ट के लिए जाना जाता है, टेक्नो गेमर GTA खेलने के लिए, टोटल गेमिंग फ्री फायर खेलने के लिए। एंड अक्सर ऐसे मेन स्ट्रीम गेमर्स अक्सर वही गेम्स खेलते हैं जिनकी वजह से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। एंड ज्यादातर ये मोबाइल गेम्स खेलते हैं, क्योंकि अगर तुम पीसी या फिर कंसोल गेम्स खेलने वालों की मानो तो उनके मायने में गेमिंग का एक्सपीरियंस है अलग अलग गेम्स को खेलकर, उनको एक्सपीरियंस कर उसे शेयर करना अपनी ऑडियंस के साथ। एंड इंडियन गेमिंग के बारे में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो होता है अपनी कम्युनिटी में डिफरेंट गेम्स को एक्सप्लोर करके ऑडियंस तक पहुंचाना, वो व्यूज और क्राउड के चक्कर में इंडियन गेमिंग की सोल से कहीं गायब हो चुका है। क्योंकि अक्सर मेन स्ट्रीम प्लेयर्स अगर इन गेम्स को खेलते हैं तो गेम प्ले पर फोकस होता भी नहीं है, लेकिन व्यूज कैच करने के लिए कुछ कैची सा थीम पकड़ते हैं, जैसे माइनक्राफ्ट, SMPs या फिर चैलेंज बेस्ड गेम्स जिनका सोल पर्पस बस एंटरटेन करना होता है। एंड ऑल्दो ये एक बहुत अच्छा तरीका साबित हुआ है ऑडियंस गेन करने के लिए, उसको एंगेज करने के लिए, लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि ये यूट्यूबर्स बस अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। अच्छे खासे हाई एंड सिस्टम्स, महंगे से महंगे कंसोल्स, महंगे से महंगा गेमिंग इक्विपमेंट लेने के बाद भी ये गेमर्स अपनी ऑडियंस के साथ नए गेम्स ट्राई ही नहीं कर पाते, जैसे AAA सिंगल प्लेयर स्टोरी बेस्ड गेम्स जो एक स्टोरी लाइन फॉलो करते हैं, जिनको अच्छे से लिखा जाता है, उनकी राइटिंग और स्टोरी में कुछ बात होती है, जिनके गेम प्ले एलिमेंट्स, मैकेनिक्स, डायनामिक्स बहुत यूनिक एक्सपीरियंस आपको देते हैं। वो इंडिया की मेन स्ट्रीम गेमिंग ऑडियंस कभी फॉलो ही नहीं कर पाती, उन गेम्स से कभी इमर्स ही नहीं हो पाती, क्योंकि उनके मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स उन गेम्स को कभी खेल ही नहीं पाते। एंड अगर तुम सोच रहे हो इसलिए होता है क्योंकि ऑडियंस इसको सपोर्ट नहीं करती, उनको ऐसे गेम्स देखना पसंद ही नहीं है, तो ये सरासर झूठ है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की ऑडियंस वो गेम्स देखना नहीं चाहती, बट सच तो ये है कि इंडिया के गेमर्स वो गेम्स खेलने की काबिलियत ही नहीं रखते, क्योंकि इन गेम्स को खेल तो कोई भी लेगा, लेकिन उन AAA गेम्स, स्टोरी बेस्ड गेम्स को इस तरह से प्रेजेंट करना कि लोग आपके गेमिंग क्रिएटर के थ्रू उस गेम में वाइकेरियसली इमर्स हो पाए, इज नॉट जस्ट अबाउट गेमिंग स्किल्स बट मोर अबाउट हाउ यू प्रेजेंट इट, which believe it or not is far more difficult than playing आपका ये PUBG, फ्री फायर जैसे बैटल रॉयल गेम्स, जिसमें प्लेयर्स बस चीख चिल्ला रहे होते हैं और एम असिस्टेड गेम प्ले पर फ्लेक्स कर रहे होते हैं। एंड इवन इफ ये स्टोरी बेस्ड गेम्स खेल भी ले तो कमेंट्री बस ओ भाई ये क्या हो गया तक से मिट जाती है। भाई क्या सीन है ये? एंड काफी बार इसी रीजन की वजह से ये मेन स्ट्रीम गेमर्स वापस से उन्हीं गेम्स पर आ जाते हैं जिनको माइंडलेसली खेला जा सके। एंड एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में शायद ही आपको ऐसे गेमर्स देखने को मिले जो वॉक थ्रू को अच्छे से प्रेजेंट करा पाए, अपनी ऑडियंस को गेम्स में इमर्स करा पाए, अलग अलग गेम्स के वॉक थ्रू दिखाएं, खेलते खेलते ओपिनियंस शेयर करें, गेम्स के पीछे की स्टोरीज शेयर करें, गेम्स की टेक्निकलिटीज को ऑडियंस को समझाएं। अगर तुम सोच रहे हो कि ये करना तो बहुत मुश्किल है, तो हाँ ये है। एंड इसीलिए बाहर के गेमिंग क्रिएटर्स जैसे द रैड ब्रैड या फिर लूक स्टीफन्स गेम्स को एज वर्क ऑफ आर्ट ट्रीट करते हैं, ना कि एज अ मीडियम जिसके बारे में वीडियो बना के अब व्यूजर पैसा कमाओ। पूरे गेम्स के वॉक थ्रूज करते हैं, 2-2 4-4 घंटे के वीडियो एसेस बनाते हैं गेम्स पर, सिंपली बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट गेमिंग एज अ आर्ट। एंड अब ये बात सच है कि इंडिया की गेमर्स से एक्सपेक्ट करना ठीक भी नहीं होगा, कंसीडरिंग कि मोबाइल गेमिंग के बूस्ट के बाद अभी उनको भी गेमिंग में इतना एक्सपीरियंस है नहीं। पर इसी लैक ऑफ एक्सपीरियंस को छुपाने के लिए ये मेन स्ट्रीम गेमर्स अच्छे गेम्स का एक्सपोजर अपनी ऑडियंस को देने से अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि अगर ऑडियंस का टेस्ट स्विच हो गया तो माइंडलेस गेम्स को छोड़कर ऑडियंस उन गेम्स की तरफ भागेगी जिनको दिखाने की कैपेबिलिटीज इन गेमर्स के पास नहीं है। लेकिन इस चक्कर में जो गेमिंग कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जो 10-20 साल से गेम्स कलेक्ट कर रहे हैं, पीसी और कंसोल पे गेम खेल रहे हैं, अपनी एक नीश कम्युनिटी में रहते हैं, वो ये देखकर नाखुश हो जाते हैं कि इंडिया में गेमिंग को ऐसे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कई मायनों में गेमिंग में इनएक्सपीरियंस्ड है। मेन स्ट्रीम गेमर सिर्फ व्यूअरशिप के पीछे भागते हैं, इसका अंदाजा सिर्फ ये देखकर लगाया जा सकता है कि उनमें से मेजॉरिटी बस एंटरटेनमेंट कंटेंट डालते हैं जिसका गेमिंग से दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। जैसे गेमर फ्लीट, मिथपैट, पायल गेमिंग जैसे क्रिएटर्स एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करते हैं गेमिंग से। रिएक्शन वीडियोस, अनबॉक्सिंग गैजेट्स, डे आउट विद समवन, व्लॉग्स जैसा कंटेंट अपने आप को गेमर बोल के दिखाया जाता है। एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इट इज ओनली फेयर बिकॉज ऑडियंस उस तरफ इंक्लाइंड है, ऐसे कंटेंट पर इजीली व्यूज और स्पॉन्सरशिप गेन करे जा सकते हैं। एंड जब मिथपैट ने मेनस्ट्रीम गेमर्स पर हेट वीडियो पर रिएक्शन दिया था तो उसने ये कहा था, देखो 2 पॉइंट्स है मेरे, YouTube पे लोग व्यूज के लिए ही वीडियो अपलोड करते हैं। एंड उसकी बात ठीक भी है, जब YouTube पर लोग व्यूज के लिए कंटेंट बनाते हैं तो अगर किसी तरीके का कंटेंट आपको व्यूज लाके दे रहा है तो क्रिएटर क्यों उस तरीके का कंटेंट नहीं बनाएगा। लेकिन कम्युनिटी को प्रॉब्लम होती है तब जब उस कंटेंट के साथ ही गेमिंग को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिएटर्स मिलने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। कंटेंट क्रिएटर्स का खराब रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करना, गेमिंग ऐसा कॉन्सेप्ट का मजाक बनना, रेपिटेटिव घिसे पिटे कंटेंट बनाना,
से कंटेंट निकालने की जड़ सिर्फ एक है, एंड वो है इंडिया की इमेच्योर इनएक्सपीरियंस्ड गेमिंग ऑडियंस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में सारे यूट्यूबर्स सिर्फ गेमिंग के नाम पर क्लाउड और व्यूज चेज करने वाला कंटेंट बनाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो गेमिंग को लेकर लेजिट ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो बाहर के देशों में देखने को मिलता है, जैसे वॉक थ्रूज के लिए बैटल किंग, स्टोरी मोड के लिए 7K मास्टर्स, गेम्स रिलेटेड न्यूज के लिए लेजी असैसिन। वहीं बीस पर शुभ जैसे गेमर्स अपने अच्छे गेमिंग कमेंटरी के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए और अलग अलग गेम्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अच्छा प्रेजेंटेशन, क्रेडिबल स्किल्स, एक अच्छा ऑडियंस बेस होने के बाद भी इन गेमर्स से ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो ये आखिरी वीडियो आप लोगों को बताने के लिए कि नो मोर वॉक थ्रूज, नो मोर लाइव स्ट्रीम्स। ये है हिम्मत, जिसका चैनल अलग अलग गेम्स के वॉक थ्रू से भरा पड़ा है। 2500 से भी ज्यादा वीडियोस हिम्मत ने चैनल पर अपलोड करी है, लेकिन 4 साल पहले उसने YouTube छोड़ दिया क्योंकि उसको अपने वीडियोस पर ऐसा सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था जिसके लिए वो एफर्ट डाल पाए। इनफैक्ट हिम्मत की लास्ट वीडियो जिसमें उसने अपनी कम्युनिटी को साइन ऑफ करा है, उस पर उसकी बाकी वीडियोस के मुकाबले बहुत ज्यादा व्यूज है। सिमिलर केस रहा है 20 पर शुभ के साथ भी, जिसने इस वीडियो में बताया था कि कैसे कुछ समय जब उसने अपने इंटरेस्ट के साथ वीडियोस डालना शुरू करा था तो उसका चैनल गिरता चला गया। नॉट केयरिंग अबाउट द नंबर्स और द कमेंट्स कितने मिल रहे हैं मुझे, मेरा चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है, माय चैनल इज डेड। और इसका सिंपल रीजन ये है कि शुभ को उस चैनल पर अपनी ऑडियंस से वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था। शुभ अपनी माइनक्राफ्ट वीडियोस के लिए पॉपुलर था, लेकिन जब शुभ ने माइनक्राफ्ट छोड़कर और गेम्स खेलने का ट्राई करा तो ऑडियंस ने अपना मुंह मोड़ लिया। सिंपल और बेसिक रीजन है कि मेरी ऑडियंस यहीं पर बैठी है, बट वो मुंह मोड़ लेती हैं जब मैं उन्हें वो दी देता जो वो चाहती हैं। वही ट्रिगर्ड इंसान निश्चय ने अपनी एक वीडियो में बताया था कि वो जो गेम्स खेलता है वो उसको पसंद ही नहीं है, इंस्टेंट उसको डोटा खेलना पसंद है, बट वो गेम्स फिर उसकी ऑडियंस को देखना नहीं पसंद, तो उस पर उसको व्यूज नहीं मिलते। फेवरेट गेम इज डोटा 2, पर वो गेम के लिए इंडिया में कोई ऑडियंस नहीं है। एंड ऐसा इसलिए है बिकॉज़ इंडिया की मेजॉरिटी गेम्स देखने और खेलने वाली ऑडियंस टीनेजर्स हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इस ऑडियंस को गेमिंग से दूर रखा गया क्योंकि ये ऑडियंस बाजार नहीं जा सकती थी, उनके घर पे कंसोल्स और पीसी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, एंड जब इनका गेमिंग से एक्सपोजर हुआ तो वो हुआ सिर्फ मोबाइल गेम्स से। फ्री फायर, पबजी जैसे गेम्स इनको समझ आते हैं, ये उससे रिलेट कर पाते हैं, इसकी वजह से जिन क्रिएटर्स को देखते हैं उनको वही गेम्स खेलने पड़ते हैं जो या तो ट्रेंड हो रहे हैं या फिर ऑडियंस से व्यूज लेके आ रहे हैं। जैसे GTA 5 जिसको खेलने के लिए आपको एक अच्छा कंप्यूटर या फिर एक अच्छा कंसोल चाहिए, पर इंडियन ऑडियंस ने उस गेम को एक्सपीरियंस किया है वाइकेरियसली एज अ स्टोरी मोड गेम थ्रू यूट्यूबर्स। तुम्हें GTA 5 के इंडिया में बहुत सारे मॉडर्न वर्जन देखने को मिल जाएंगे। एक इंसान ने तो तारक मेहता का मॉडर्न वर्जन बना के अपनी खुद की कहानी डालनी शुरू कर दी है। अरे यार, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ। एंड क्यों कंसोल गेम्स, पीसी गेम्स का कंटेंट या फिर वो गेम्स खुद इंडिया में ज्यादा नहीं चलते, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो तबका ऑफ गेमिंग आज भी इंडियन ऑडियंस के लिए एक लग्जरी ही है, जिसकी वजह से वो उन गेम से रिलेट नहीं कर पाती। एंड इट्स अ विशियस सर्कल, क्योंकि ना तो ऑडियंस वैसा कंटेंट देखना चाहती है जिसकी वजह से वो उस कंटेंट के बारे में जान नहीं पाते। जैसे अगर बाहर की ऑडियंस को तुम कंपेयर करो इंडियन ऑडियंस से, तो वहां की जनता गेम्स को एक्सपीरियंस करती है। कमेंट सेक्शन में लंबे चौड़े डिस्कशन होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, विच शोज की ऑडियंस को भी क्रिएटर के साथ गेम्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, जिसकी वजह से एक अच्छा हेल्दी इकोसिस्टम बनता है। एंड यहाँ की बात करें तो जनता को अज्जू भाई ओपी बोलने से आगे बढ़ने में ही सालों लग जाएंगे। लेकिन इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी में ऑडियंस और गेमर्स के साथ एक और जिम्मेदार है जिसने अपना काम ढंग से नहीं करा है, और वो है गेमिंग कंपनीज। 2016 में जब दुनिया भर में मोबाइल गेम्स राइज पर थे तो ये एक प्रेजेंटेशन अच्छी खासी चर्चा में रही थी। इस पूरी प्रेजेंटेशन में ये बताया गया है कि मोबाइल गेम्स खेलने वाली जनता अक्सर 8 से 18 से 20 की उम्र तक की होती है, और उसमें यह बताया गया कि इस जनता को कैसे मैनिपुलेट करा जाए ताकि वो फ्री टू प्ले गेम्स में ज्यादा खर्चा करें। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि कैसे प्लेयर्स को कन्वीनियंस उनके हिसाब से टेलर करके बेची जाए, जैसे इन ऐप परचेजेस करके लोग कैसे अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ा सकते हैं, जैसे वो स्टार्टिंग में हुक हो जाएंगे और गेम में पैसा खर्च करना उनकी हैबिट बन जाएगी, कैसे बच्चों को एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन देनी चाहिए उनको रिवॉर्ड्स ऑफर करके, कैसे रेयर आइटम्स की स्केर्सिटी दिखानी है ताकि वो गेम में और पैसे खर्च कर सकें, और अलग अलग तरह की ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो बच्चों पर यूज करी जाती हैं ताकि वो गेम्स में पैसा खर्च करने पर मजबूर हो जाए। एंड इन एनी केस, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तो बाहर की जनता के लिए है, इंडिया की ऑडियंस तो मोबाइल गेम्स खेल ही इसलिए रही है बिकॉज उनके पास गेम्स में पैसे खर्चने के लिए है ही नहीं, तो ये सुनो। हैदराबाद की महिला को पता लगा कि उसके पास कोई पैसे नहीं बचे हैं क्योंकि उसके 16 साल के लड़के ने 36 लाख रुपए फ्री फायर गेम के इन ऐप परचेज में लगा दिए। एंड ये इकलौता नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एंड अगर तुम भी खुद जाके इन गेम्स को वापस देखोगे ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद, तो तुम्हें पता चलेगा कैसे वो स्पेसिफिकली डिजाइन करे गए हैं तुम्हारे किसी बिहेवियर को ट्रिगर करने के लिए। कि गेम्स इतना ज्यादा एडिक्टिव होते हैं कि गेमिंग का एसेंस तो इनसे गायब हो जाता है, ये बस एक गैम्बलिंग स्टाइल बिजनेस बनकर रह जाते हैं।
एंड एक तरफ जहां मोबाइल कंपनीज इतना ट्राई हार्ड कर रही हैं इंडियन ऑडियंस को केटर करने के लिए, उनसे पैसा निचोड़ने के लिए, तो कंसोल कंपनीज, बड़ी गेमिंग कंपनीज जो दुनिया भर के लिए गेम बनाती हैं, उन्होंने इंडिया को ज्यादातर टाइम तक इग्नोर ही करा। जैसे निंटेंडो की बात करें तो 30 सालों में उन्होंने इंडिया के अंदर कदम ही नहीं रखा। रादर उन्होंने अपना ज्यादातर फोकस मिडिल ईस्टर्न, यूरोपियन या अमेरिकन मार्केट्स में रखा। डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया में ऑडियंस का नंबर ज्यादा है, पर उनको मार्केट कभी रिसेप्टिव ही नहीं लगा। वहीं पीसी गेम्स ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहे, जो इतने हाई एंड बनाए जाते थे, जो शायद कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर लेवल पर भी नहीं खेले जा सकते क्योंकि उनके सर्वर्स इंडिया में होते ही नहीं। एपेक्स लेजेंड्स, हेलो इन्फिनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन, ओवरजोन जैसे गेम्स को इंडिया में खेलने के लिए वीपीएन या फिर क्लाउड गेमिंग सर्विसेज का यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं होता है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर बात करो तो वैलोरेंट एक अकेला ऐसा गेम है जिसने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को, जो पीसी पे शायद गेम खेलती हो, केटर करा है एंड अपना खुद का इंडिया का एक सर्वर है। इंडिया में कंसोल्स गेमर्स की संख्या चुनिंदा लोगों की है। गेमिंग कंपनीज एक तरफ दुनिया भर में जहां बगी गेम्स लॉन्च कर रही हैं एंड ऐसे बहुत सारे और इश्यूज की वजह से ये तो लगता है कि शायद इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी कभी अच्छी हो ही नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है कि इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी बाहर की गेमिंग कम्युनिटी से बहुत अलग तरह से इवॉल्व हुई है। जहां बाहर के देशों में 30-40 सालों से गेमिंग पॉपुलर है, लोग हॉलीडेज पे आपस में गेम्स खरीदते और देते हैं, इंडिया में ये अभी नई चीज है और वो भी पॉपुलर हुई है मोबाइल गेम्स के थ्रू। मिलेनियल्स को अपने समय में खुद गेम्स ढूंढ कर समझना पड़ता था और ऐसे ही उन्हें गेमिंग कल्चर इंडिया में समझ आता था क्योंकि उनके पेरेंट्स गेमिंग को लेकर अवेयर नहीं थे, सिंस इंडिया वाज नॉट अ डेवलप्ड नेशन। लेकिन जितना टाइम पुरानी जनरेशन को कंसोल पीसी गेम समझने में लगा, मोबाइल गेमिंग के पॉपुलराइज होने की वजह से आज के गेमिंग ऑडियंस को गेम से एक्सपोजर और कल्चर समझने में उससे बहुत कम टाइम लगा। एंड मोबाइल गेम्स की अबंडेंस की वजह से, पीसी कंसोल गेम्स की कमी की वजह से ही एक अच्छा हेल्दी गेमिंग कल्चर कभी इंडिया में पास डाउन हो ही नहीं पाया। उसी के साथ इस देश में गवर्नमेंट की, अथॉरिटीज की समझ गेमिंग को लेकर काफी कम है। रियल मनी गेम्स जिस पर गैम्बलिंग करी जाती है उसको आई गेमिंग कहते हैं, जो वीडियो गेम से बहुत अलग होते हैं और हर देश दोनों पर अलग अलग तरीके की रेगुलेशंस इंपोज करता है। लेकिन बाकी कंट्रीज को छोड़कर सिर्फ इंडिया में रियल मनी गेम्स और एक्चुअल गेम्स को एक कैटेगरी में रखा जाता है, जिसकी वजह से वीडियो गेम्स कंपनीज का नुकसान हो जाता है क्योंकि लोग ज्यादातर पैसा कमाने के लिए उन रियल मनी गेम्स को खेलते हैं। इसको काउंटर करते हुए कंपनीज ने गवर्नमेंट से रूल्स रिवाइज करने के लिए डिमांड भी करी है। अब ये बात अच्छी है कि रिसेंट कुछ समय में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, कल्चर थोड़ा इवॉल्व हो रहा है एंड उम्मीद है कि इंडिया में गेमिंग थोड़ा आगे समय में बदलेगा। क्योंकि एचपी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी में अभी 87% गेमर्स पीसी गेम्स को मोबाइल गेम से ज्यादा प्रेफर करते हैं। इंडिया में भी अब पीसी गेम्स डेवलप करे जा रहे हैं। असुर, एक हैदराबाद में इंडी डेवलपर का बनाया हुआ गेम 9 अवार्ड जीत चुका है, इंक्लूडिंग 2017 का गेम ऑफ द ईयर NASSCOM अवार्ड। 2020 में नरेंद्र मोदी ने अर्ज भी करा था डेवलपर्स को इंडियन कल्चर पर और गेम्स बनाने के लिए, जिसके एक महीने बाद नॉटिंघम गेम ने राजी एंड एंशिएंट एपिक रिलीज करा था और उसको ग्लोबली बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। मेरा खुद का दोस्त निखिल मलंकार अपनी गेम इयॉन कंपनी के थ्रू इंडिया का पहला एक ओपन वर्ल्ड गेम लॉन्च करने वाला है AAA लेवल पे। एंड जरूर इंडिया का मैक्सिमम गेमिंग एनवायरनमेंट मोबाइल फोन्स पर लिमिटेड है, लेकिन AAA कंपनीज एफर्ट मार रही हैं कि उन AAA गेम्स को मोबाइल पर शिफ्ट करा के व्यूअर्स को खुद एक्सपीरियंस कराया जा सके। क्योंकि गेमिंग जो एक्सपीरियंस दे सकता है ना, इट इज मच बेटर देन व्हाट टीवी, मूवीज, रीडिंग कैन ऑफर। क्योंकि तुम इतने इमर्स होते हो, तुम कैरेक्टर्स के इमोशंस को फील कर पाते हो कि तुम उन्हें खुद अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हो। एंड इट पेन्स मी टू सी कि इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी इज सो लिमिटेड इन स्कोप राइट नाउ। एंड व्हाट्स इवन सैड कि इस कम्युनिटी के जो पायनियर्स हैं वो बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से अपनी ऑडियंस से गेमिंग का वो रियल एक्सपीरियंस गेट कीप कर रहे हैं। एंड इसी चक्कर में लोग लिटरली अपना सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं गेम्स खेलने के नाम पर। एंड इसीलिए मैं ये मानता हूं कि इंडिया की गेमिंग को आगे ले जाने में इन्हीं यूट्यूबर्स का सबसे बड़ा हाथ भी होने वाला है, स्पेशली उनका जिनकी मैसिव ऑडियंस है। अलॉन्ग विद द कंटेंट दैट गेट्स यू व्यूज, अपनी ऑडियंस को नए नए गेम से रूबरू कराना, अच्छी कमेंट्री और वॉक थ्रूज देना, गेम्स के बारे में खुद नॉलेज गेन करना और ऑडियंस को प्रोवाइड करना। इन गेमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ये सब करे और अपनी ऑडियंस को, अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाए। तुम्हारा इस सब के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है? कौन सा फेवरेट गेमर है? कौन से क्रिएटर को तुम देखते हो? जो तुम्हारा मन करे गेमिंग के बारे में नीचे कमेंट्स में बताओ। यहाँ तक आए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। इनफैक्ट यहाँ पर एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें तुम्हें और ऐसे एनालिटिकल वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।